हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स का थर्ड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने वीवर्स के बारे में सारी चीजें जानी कि वीवर्स कौन हुआ करते थे, उनकी लाइफ को जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसने कैसे इफेक्ट किया। ठीक है, तो कैसे जो फैक्ट्री सेटअप हुई, कॉटन मिल्स की फैक्ट्री सेटअप हुई। फर्स्ट जो कॉटन मिल की फैक्ट्री जो है बॉम्बे में सेटअप हुई और फिर उसके बाद अहमदाबाद में, और कैसे जो है वीवर्स, स्पिनर्स और वीवर्स वहां काम करने लगे और क्या क्या चीजें हुई, हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अब अभी जो है हम आयरन स्मेल्टर्स देखेंगे, आयरन स्मेल्टर्स के बारे में देखेंगे, आयरन कैसे बनाया जाता था उस समय उसके बारे में देखेंगे, और आयरन की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में हम आगे जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे। तो सारी चीजें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट 2 में, दो पार्ट में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप दोनों पार्ट देखेंगे, उसके बाद थर्ड पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हमको देखना है स्टील के बारे में, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील। तो जो टीपू सुल्तान का जो स्वॉर्ड था, उसकी जो तलवार थी, उसकी क्वालिटीज के बारे में हमको यहाँ बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है उसको, वो क्या होता है उसको देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम रॉक or soil by heating it to a very high temperature of melting objects made from a metal in order to use the metal to make something new। तो स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो आयरन ओर हो गया या कोई भी ओर हो गया उसको हीट किया जाता है बहुत ही हाई टेम्परेचर से, जिससे एक तरीके का मेटल वो बना सकेंगे। हम साइंस में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो ये पिक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शेर का चेहरा बनाया गया है, ये पूंछ बनाई गई है, और यहाँ पे जो अरेबियन कुछ वर्ड्स में लिखा गया है, द टीपू स्वॉर्ड मेड इन लेट 18th सेंचुरी। तो ये टीपू का स्वॉर्ड है, जो उसकी तलवार है, ये कब बना हुआ है? लेट 18th सेंचुरी में। रिटन विद गोल्ड ऑन द स्टील हैंडल ऑफ टीपू सूट्स वेयर कोटेशन फ्रॉम कुरान विद द मैसेज अबाउट विक्ट्रीज इन वार। तो ये जो कॉरन लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ कोटेशन, ठीक है, उसमें क्या मैसेज दिया गया है कि उसने कौन सी लड़ाइयां जीती गई है। नोटिस द टाइगर हेड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हैंडल। तो ये टाइगर का सिर बनाया गया है, यहाँ पे हेड बनाया गया है। ठीक है, तो वी बिगिन द स्टोरी ऑफ इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी बाय रिकाउंटिंग द फेमस स्टोरी ऑफ टीपू सुल्तान who ruled Mysore till 1799, fought 4 wars with the British and died fighting with his sword in his hand। तो हम इस स्टोरी को, जो ये जो इंडियन स्टील और मेटलर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। जो रिकाउंटिंग मतलब फिर से दोहराएंगे हम जो टीपू सुल्तान की जो कहानी है उसको। जो मैसूर का राजा हुआ करता था, उसने 4 लड़ाइयां लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। मैसूर का राजा कब तक रहा? वो 1799 तक 4 लड़ाइयां लड़ी हुई ब्रिटिशर्स के साथ में, और लड़ते लड़ते मर गए और अपनी तलवार जो है अपने हाथ में रखे रहे। तो टीपूस लेजेंडरी स्वॉर्ड, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, एकदम लेजेंडरी स्वॉर्ड जो है, नाउ इज अवेलेबल कलेक्शन इन द म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड। तो इसे भी ब्रिटिशर्स लेके चले गए और वो कहाँ रखा गया है? म्यूजियम में, इंग्लैंड में। बट डू यू नो वाई द स्वॉर्ड वाज सो स्पेशल? लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये जो तलवार है ये क्यों इतनी स्पेशल थी। द स्वॉर्ड हैज एन इनक्रेडिबल हार्ड एंड शार्प एज। तो ये जो स्वॉर्ड है, ये जो तलवार है, उसकी क्या है? एकदम अतुलनीय है ना, एक अतुलनीय मतलब बहुत ही हार्ड मटेरियल से बना हुआ था, एकदम अतुलनीय, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। और उसके एजेस जो है उसमें इतनी धार थी, इतना शार्प था, दैट कुड इजिली रिप थ्रू द ओपोनेंट्स आर्मर। इतनी धार थी कि उसके एज जो है ना, उसका जो कोना है उसमें इतनी धार थी कि वो इजिली रिप मतलब चीर सकता था जो ओपोनेंट का जो आर्मर है। आर्मर मतलब जो उसका कवच जो ऊपर बॉडी में पहनते हैं ना, जाता कि कोई तीर वगैरह मत डाल दे, स्वॉर्ड वगैरह मत डाल दे, तो उसको आसानी से चीर सकता था, इतना उसमें धार था। द क्वालिटी ऑफ द स्वॉर्ड कम फ्रॉम ए स्पेशल टाइप ऑफ हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स विच वॉज प्रोड्यूस ऑल ओवर साउथ इंडिया। तो ये जो क्वालिटी है स्वॉर्ड की, कहाँ से आती है? एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टील से बनाया गया था, हाई कार्बन स्टील। मतलब स्टील किससे बनाया जाता है? आयरन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से स्टील बनाया जाता है, हम साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे कार्बन का जो कंटेंट है उसमें बढ़ाया जाता है, जो कार्बन की जो क्वालिटी है उसमें बढ़ाई जाती है, ठीक है, किस क्वालिटी का कार्बन उसमें डाला जाता है आयरन में, उसके हिसाब से स्टील बनता है। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में डाला जाता है। तो वैसे ही एक हाई कार्बन स्टील है, ठीक है, जिसे क्या कहा जा रहा है? वुड्स। वुड्स क्यों नाम पड़ा वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, और ये वुड्स जो स्टील है वो पूरे साउथ इंडिया में बनाया जाता था। तो वुड स्टील व्हेन मेड इनटू स्वॉर्ड बिकम अ वेरी प्रोड्यूस्ड अ वेरी
sharp edge with a flowing water pattern। तो ये जब वुड स्टील से जब तलवारें बनाई जाती थी तो उसका जो एज है वो क्या होता था, बहुत ही शार्प होता था, विथ फ्लोइंग, मतलब पानी से अगर आप डालेंगे तो एकदम धार से वहां पे बहेगा। ठीक है, तो दिस पैटर्न केम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल कार्बन क्रिस्टल एम्बेडेड इन द आयरन। तो ये जो पैटर्न है कैसे बनाया जाता था, जो एज में क्या है बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स डाले जाते थे कार्बन के, उससे ये जो है पैटर्न बन के आता था। तो फ्रांसिस बुचान, who toured through Mysore in 1800, a year after Tipu's death, has left us an account of the technique by which wood steel was produced in many hundreds of smelting furnaces in Mysore। तो टीपू सुल्तान के डेथ के बाद उनकी जो तलवार को देखने के बाद फ्रांसिस बुचैन नाम के एक व्यक्ति जो है यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जो साउथ वाला जो मैसूर में आते हैं, और वो टेक्निक देखना चाहते थे कि कैसे ये जो वुड स्टील है उसको बनाया जाता है हंड्रेड्स ऑफ स्मेल्टिंग फर्नेसेस में मैसूर में। इन दिस फर्नेसेस, और ये जो फर्नेसेस है, फर्नेसेस मतलब भट्टी जो है, उसमें आयरन वाज मिक्स्ड विद चारकोल, आयरन को किससे मिक्स किया जा रहा है, चारकोल, कोयला के साथ में, एंड पुट इनसाइड स्मॉल क्ले पॉट्स, और उसको क्या है छोटे छोटे जो क्ले पॉट्स है उसके अंदर डाल दिया जाता था थ्रू एन इंट्रिकेट कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। इंट्रिकेट मतलब एकदम ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता था। उससे क्या है, द स्मेल्टर प्रोड्यूस स्टील इंगॉट्स, ठीक है, इंगॉट्स मतलब ब्लॉक ऑफ स्टील्स, ठीक है, सिल्ली बोल सकते हैं ना, सिल्ली जैसे बर्फ की सिल्ली बोलते हैं, बड़ा ब्लॉक ऑफ आइस क्यूब जो होता है उसको बर्फ ऑफ सिल्ली बोलते हैं, तो वैसे ही स्टील के सिल्ली बनाए जाते थे। दैट वे यूज्ड फॉर स्वॉर्ड मेकिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया टू। तो ये जो इंगॉट्स है इसको तलवार बनाने के लिए यूज किया जाता था, और ये जो इंगॉट्स है, ये जो स्टील इंगॉट्स है सिर्फ इंडिया में यूज नहीं होते थे, इन्हें वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी भेजा जाता था स्वॉर्ड्स बनाने के लिए, तलवार बनाने के लिए। वुड्स इज एन एंग्लाइज्ड, ठीक है, तो वुड्स क्या है, एक एंग्लाइज्ड नाम है, एंग्लाइज्ड वर्जन ऑफ कन्नड़ा वर्ड उक्कू, ठीक है, उक्कू जो कन्नड़ा वर्ड है उक्कू, उससे ये वर्ड बना हुआ है वुड्स। एंग्लाइज्ड मतलब अगर हम इंग्लिश भाषा में उस चीज को बोलते हैं तो उसको एंग्लाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था नवाब का नवाब था, ठीक है, तो तेलुगु का हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम में उरुकू मीनिंग स्टील, इसका मतलब क्या होता है, स्टील, ठीक है। उक्कू, हुक्कू और उरुकू का मतलब होता है स्टील, और इसका एंग्लाइज्ड वर्ड क्या है, वुड्स। Indian wood steel fascinated European scientist Michael Faraday, the legendary scientist and discoverer of electricity and electromagnetism, spent 4 years studying the properties of Indian woods 1818 to 1822। अब ये इतना पॉपुलर था, ये जो इंडियन वुड स्टील है वो इतना फैसिनेट कर दिया था यूरोपियन साइंटिस्ट को, फैसिनेट मतलब आश्चर्यचकित थे वो कि इतना मतलब हाई क्वालिटी स्टील है कि जो माइकल फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे के बारे में आपने साइंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या थे, एक साइंटिस्ट और डिस्कवरर थे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पता किया था। उन्होंने 4 साल इसी इंडियन वुड्स के बारे में, इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस स्टील की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में जानने की कोशिश की। कब से कब, 1818 से 1822 तक। However, wood steel making process, which was so widely known in South India, was completely lost by mid 19th century। लेकिन ये जो वुड स्टील बनाने का जो प्रोसेस है वो जो साउथ इंडिया में यूज किया जाता था वो धीरे धीरे जो मिड 19th सेंचुरी के आते आते खत्म हो गया। Can you guess why this was so? The swords and armor making industries died with the conquest of India by British, and imports of iron and steel from England displaced the iron and steel produced by crafts people in India। तो क्या जो स्वॉर्ड्स और आर्मर बनाए जाते थे, जो इंडस्ट्रीज थी जिसमें स्वॉर्ड्स और आर्मर बनाए जाते थे वो क्या खत्म हो गए। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स अपने साथ जो है आयरन और स्टील जो इंग्लैंड में बनते थे उसको यहाँ लेके आते थे। तो इससे क्या है, जो यहाँ जो इंडियन पीपल जो आयरन और स्टील बनाते थे, जो क्राफ्ट पीपल हुआ करते थे, जो इसमें काम करते थे, अब वो क्या हो गया, ये काम करना बंद कर दिए। अब हमको देखना है अबेंडेड फर्नेसेस इन विलेजेस। जो अबेंडेड मतलब जो फर्नेसेस पहले यूज किए जाते थे अब वो यूज नहीं होते, जो विलेजेस में अभी भी हैं, उनके बारे में हमको देखना है। द प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड हाई स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि जो वुड स्टील बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्किल की जरूरत होती थी, टेक्निक की जरूरत होती थी आयरन को रिफाइन करने के लिए। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो आयरन स्मेल्टिंग का जो प्रोसेस
प्रोसेस है वो इंडिया में बहुत ही कॉमन हुआ करता था 19th सेंचुरी के तक। ठीक है, इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलरली एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज स्मेल्टर दैट यूज लोकल डिपॉजिट ऑफ आयरन टू प्रोड्यूस deposit of ore to produce iron, which was widely used for manufacture of implements and tools of daily use. तो इन जो बिहार और सेंट्रल इंडिया में जो हर एक जो जिला है वहां पे स्मेल्टर्स हुआ करते थे। स्मेल्टर्स जो है वहां का जो लोकल डिपॉजिट्स है ओर का उसको यूज करके आयरन बनाया करते थे। ठीक है, जिससे कि जो डेली यूज के जो टूल्स और इम्प्लीमेंट डेली यूज में यूज होते थे उसको बनाया जाता था। और जो फर्नेसेस है वो हमें जो मोस्टली जो है वो किससे बनाए जाते थे, जो क्ले है, ठीक है, मिट्टी है उससे, और जो सनराइज ब्रिक्स है उससे भट्टी बनाई जाती थी, फर्नेस बनाए जाते थे। द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मैन व्हाइल वुमन वर्क द बेलोस पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग। तो जो स्मेल्टिंग का जो काम है वो मेन किया करते थे, और जो वुमेन है वो क्या है, बेलोस। ठीक है, बेलोस एक डिवाइस हुआ करता था, एक इक्विपमेंट हुआ करते थे जिससे एयर पंप किया जाता था, ताकि जो चारकोल है, जो भट्टी है जिसमें आग लगाने के लिए जो चारकोल की जरूरत होती थी उसको जलाया जाता था। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है आयरन स्मेल्टर्स ऑफ पालामाऊ बिहार का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आयरन स्मेल्टर्स है देखेंगे ये लोग कैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं भट्टी में। उसके बाद एक और पिक्चर दी गई है, विलेज इन सेंट्रल एरिया वेयर अघरियास अ कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स लिव्ड। ठीक है, एक विलेज है जहां सेंट्रल इंडिया में जहां पे आयरन स्मेल्टर्स जो है उनकी कम्युनिटी अघरिया कम्युनिटी रहा करती थी। तो सब कम्युनिटीज लाइक अघरिया स्पेशलाइज्ड इन द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग। इन लेट 19th सेंचुरी अ सीरीज ऑफ फेमाइन डिवास्टेड द ट्राई ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया। तो कुछ जो कम्युनिटीज है अघरिया जो स्पेशलाइज्ड हुआ करती थी आयरन से सामान आयरन बनाने के लिए, तो लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एक मतलब फेमाइन्स आए, बहुत सारा सूखा पड़ गया, जिससे जो वहां की जमीन क्या हो गई, पूरी खराब हो गई और एकदम सूखा पड़ गया वहां पे। इन सेंट्रल इंडिया मेनी ऑफ द अगरिया आयरन स्मेल्टर्स स्टॉप एंड डिसर्टेड देयर विलेजेस एंड माइग्रेटेड। तो इससे क्या हुआ, जो सेंट्रल इंडिया में जो अगरिया कम्युनिटी के जो लोग हैं आयरन स्मेल्टर्स जो है वहां पे काम अपना रोक दिया उन्होंने, और जो विलेजेस है, जो डिसर्टेड विलेजेस है, डिसर्टेड मतलब छोड़ दिया, जो विलेजेस है जो के गांव है उनको छोड़ दिया और दूसरी जगह जाके बस गए। लुकिंग फॉर सम अदर वर्क्स टू सर्वाइव द हार्ड टाइम्स, अ लार्ज नंबर ऑफ देम नेवर वर्क देयर फर्नेस अगेन। और उसमें से बहुत सारे लोग जो ये फर्नेस वाला काम किया करते थे, स्मेल्टिंग का काम किया करते थे, वो अब अपना काम छोड़ दिया और उन्होंने ये काम फिर से चालू नहीं किया। उसके बाद by the late 19th century, however, the craft of iron smelting was in decline. In most villages, furnaces fell into disuse and the amount of iron produced came down. Why was this so? तो late 19th century के आते आते, जो 19th century के आखिरी में आते आते जो ये क्राफ्ट है आयरन स्मेल्टिंग का वो क्या हो गया, खत्म होने के लिए आ गया। और बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो जो फर्नेसेस यूज किया करते थे जिसमें वो आयरन और को पिघला करते थे, अब उसको यूज नहीं कर रहे थे। और जो आयरन है, ठीक है, अमाउंट ऑफ आयरन प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो वन रीजन वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉ दैट यू हैव रेड अबाउट इन चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4 में हम जब ट्राइबल्स वाला जो चैप्टर है उसमें देख रहे थे कि कैसे जो नए फॉरेस्ट लॉ जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो नए फॉरेस्ट लॉ लेके आई, जिससे जो है जो फॉरेस्ट है वो स्टेट की प्रॉपर्टी हुआ करती थी और किसी भी फॉरेस्ट के अंदर बिना परमिशन के जाना अलाउड नहीं था। व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है, जो उस ऐसे फॉरेस्ट को वो क्या बोलते थे, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने पीपल को मना कर दिया, लोगों को मना कर दिया कि वो जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां एंट्री नहीं ले सकते। तो कैसे जो आयरन स्मेल्टर्स है वो लकड़ी पाएंगे चारकोल बनाने के लिए, वेयर कुड दे गेट आयरन ओर। तो आयरन ओर भी ऐसे ही जगह में होता है, थोड़ा हिली एरिया में, तो उनको ना चारकोल जो रॉ मटेरियल चाहिए आयरन बनाने के लिए, आयरन ओर और वुड, वो उनको वहां पे नहीं मिलता था। Now, defying forest law, they often entered forest secretly and collected wood, but they could not sustain their occupation on the basis for long. Defying मतलब ना मानते हुए, ठीक है, डिफाइंग मतलब ना मानते, जो फॉरेस्ट लॉ है उसका उल्लंघन करते हुए वो फॉरेस्ट में कभी कभी सीक्रेटली चले तो जाते थे, कलेक्ट कर लेते थे वुड के लिए, वुड भी, लेकिन ये हमेशा मतलब वो नहीं कर पाते थे और इससे जो उनका ऑक्यूपेशन है वो उसको लंबे समय के लिए नहीं चला पाए। तो मैंने गिव अप देयर क्राफ्ट एंड लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो बहुत सारे लोगों ने ये काम करना ही छोड़ दिया और कुछ अदर जो जरिया है अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए उसको अपना लिया। इन सम एरियाज गवर्नमेंट डिड नॉट ग्रांट एक्सेस टू फॉरेस्ट बट द आयरन स्मेल्टर्स हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस दे यूज, दिस रिड्यूस देयर इनकम। तो बहुत सारे एरियाज में गवर्नमेंट बिल्कुल भी एंट्री नहीं देती थी जो
जंगल में जाने के लिए, फॉरेस्ट में जाने के लिए। तो इससे क्या है आयरन स्मेल्टर्स, लेकिन क्या है आयरन स्मेल्टर्स को बहुत ही ज्यादा टैक्सेस, हाई टैक्स देना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जब भी वो फर्नेस के लिए जो है अपना रॉ मटेरियल जैसे वुड है और आयरन उनके लिए फॉरेस्ट में एंट्री करते थे। तो इससे क्या है उनकी इनकम बहुत ही कम हो गई। मोर ओवर बाय द लेट 19th सेंचुरी आयरन एंड स्टील्स वॉज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। और जैसे जैसे लेट 19th सेंचुरी में आयरन और स्टील जो है वो बाहर जो है इम्पोर्ट किया जाता था ब्रिटेन से। इससे भी जो है आयरन स्मिथ वाला जो काम है इंडिया में वो क्या हो गया, कम होने लग गया। तो आयरन स्मिथ इन इंडिया began using imported iron to manufacture utensils and implements। सो इंडिया में बने हुए आयरन की वैल्यू कम हो गई, बाहर से जो इम्पोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन से उस आयरन को यूज करके आयरन स्मिथ जो है यूटेंसिल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाने लगे। दिस इनवेटिवली लोअर द डिमांड ऑफ फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय लोकल आयरन स्मेल्टर्स। तो इससे क्या हुआ मतलब इसका परिणाम क्या हुआ, जो इंपोर्ट किया जा रहा है ब्रिटेन से आयरन, उसका परिणाम क्या हुआ, जो डिमांड थी आयरन की जो लोकल स्मेल्टर्स में उसमें खत्म हो गई। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द आर्टिशियंस प्रोड्यूसिंग आयरन एंड स्टील फेस्ड अ न्यू कॉम्पिटिशन। और 20th सेंचुरी है ना, 20th सेंचुरी के आते आते जो आर्टिशियंस हैं जो आयरन और स्टील में एक नया कंपटीशन भी फेस करने लग गए। तो यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है। तो a widespread industry according to the report of geological survey of India, ठीक है, iron smelting was one time a widespread industry in India and there is a hardly a district away from the great alluvial tracts of Indus, Ganges एंड ब्रह्मपुत्रा इन विच स्लैग हीप्स आर नॉट फाउंड। तो आयरन स्मेल्टिंग जो है वो बताना चाह रहे हैं कि एक वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री हुआ करती थी इंडिया में और ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे स्लैग हीप्स ना मिले। है ना, जो एल्यूविलियन ट्रैक्स है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का, वहाँ कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता था जहाँ पे स्लैग हीप्स मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है आयरन बनाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको स्लैग हीप्स बोलते हैं, जिसको छोड़ दिया जाता है। फॉर द प्रिमिटिव आयरन स्मेल्टर्स फाइंड नो डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग sufficient supplies of ore from deposits then no European iron master would regard as worth in a serious consideration। तो बताते कि पहले जो है आयरन स्मेल्टर्स को कोई भी तकलीफ नहीं होती थी सफिशिएंट सप्लाईज के लिए, है ना, जिससे वो आयरन बना सके। लेकिन यूरोपियन जो है ना, जब कोई भी यूरोपियन आयरन मास्टर नहीं था तब उनको कोई भी मतलब तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज के जो मास्टर आयरन मास्टर के आने के बाद उनको बहुत कुछ झेलना पड़ गया। तो अब हमको देखना है आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज केम अप इन इंडिया। जब इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, आयरन और स्टील के क्षेत्र में भी होना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे क्या क्या चीजें हुई। तो ये पैराग्राफ जो है मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगी कि ये पैराग्राफ मेरे लिए क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो the year was 1904। In the hot month of April, Charles Weld, an American geologist, Dobarji Tata, the eldest son of Jamsetji Tata, were traveling in Chhattisgarh in search of iron ore deposit। तो 1904 में जब बहुत ही गर्म महीना था अप्रैल का, तो चार्ल्स वेल्ड कौन है, एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है, और दोबारजी टाटा जो कि जमशेदजी जी टाटा के सबसे बड़े बेटे थे, वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। किसके सर्च में, आयरन और डिपॉजिट के लिए। दे हैड स्पेंड मेनी मंथ्स ऑन अ कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ गुड आयरन स्टील और आयरन ओर टू सेट अप ए मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया। तो उन्होंने बहुत सारे समय बहुत महीने यहाँ पे रुके वो, और एक कॉस्टली वेंचर मतलब एक सेटअप बनाना चाह रहे थे, कॉस्टली इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे थे, और एक गुड सोर्स है ना, वो उनको एक अच्छी सोर्स की तलाश थी जहाँ पे गुड आयरन मिल सके और वहां पे एक मॉडर्न आयरन और स्टील प्लांट वो इंडिया में लगा सके। तो जमशेदजी टाटा had decided to spend a large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India, but this could not be done without identify the source of fine quality iron ore। तो जमशेदजी टाटा जो वो क्या चाहते थे कि वो अपना जो फॉर्च्यून है, अपना जो उनके पास जो उनका जो वेल्थ है, ठीक है, उसमें वो बहुत सारा वेल्थ जो भी उनके पास पैसा है उसको स्पेंड करना चाहते थे एक बहुत बड़ा आयरन और स्टील इंडस्ट्री बनाने के लिए इंडिया में। और ये तभी पॉसिबल था जब उनको एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का आयरन और मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे आयरन और मिलेगा वहां पे वो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे भाई स्टील बनाने के लिए। आयरन से इवेंचुअली स्टील बनता है। ठीक है, तो one day after traveling for many hours in the forest, Weld and Dobarji came up in a small village and found a group of men and women carrying basket loads of iron ore। तो एक दिन क्या
हुआ, वो बहुत दिनों तक ट्रैवल करने के बाद, बहुत घंटे ट्रैवल करने के बाद फॉरेस्ट में वेल्ड और दोबाजी क्या होते हैं, एक स्मॉल विलेज में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं ग्रुप ऑफ मैन और वुमेन, वो बास्केट्स में क्या लेके जा रहे हैं, आयरन ओर। तो दिस पीपल्स वेयर अघरियास, ठीक है, ये कौन थे, अघरिया पीपल थे। व्हेन आस्क्ड वेयर दे हैड फाउंड आयरन ओर, द अघरियास पॉइंटेड टू अ हिल इन द डिस्टेंस। तो जब अघरिया से पूछा जाता है कि वो आयरन ओर उनको कहाँ से मिला, तो वो बताते हैं कि उनको वहां पे एक मतलब एक हिल है जहां से उनको ये जो आयरन ओर है वो मिला है। तो वेल्ड और दोबाजी रीच्ड द हिल आफ्टर एग्जॉस्टिंग ट्रैक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। तो वेल्ड और दोबाजी जो है वो हिल तक पहुंचते हैं का एक एग्जॉस्टिंग ट्रैक, मतलब बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला रास्ता, जैसे ट्रैकिंग करते हैं ना वैसे ही थका देने, एग्जॉस्टिंग मतलब थका देने वाला ट्रैकिंग करते हैं वो डेंस फॉरेस्ट में। ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर्ड दैट they had at last found what they had looking for. Rajra Hills had one of the finest wood in the world. तो अभी इतना मतलब थका देने वाला ट्रैकिंग करने के बाद एट लास्ट जो जियोलॉजिस्ट उनके साथ में रहता है, जियोलॉजिस्ट मतलब भूविज्ञानिक, जो अर्थ जो मिट्टी के बारे में जानता है, जो सॉइल के बारे में जानता है, उसको जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वो क्या डिक्लेयर करता है कि एट लास्ट मतलब आखिरकार उन्होंने मिल गया, उन्हें वो चीज मिल गई है जिसके लिए वो खोज रहे थे, जिसकी वो तलाश कर रहे थे। तो राजरा का जो हिल्स है वहां उनको क्या मिलता है, फाइनेस्ट ओर इन द वर्ल्ड, है ना। वो बताते हैं यहाँ जो आयरन ओर है वो क्या है, सबसे अच्छा ओर है पूरी दुनिया में। अब मैं ये बोल रही थी कि ये पैराग्राफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जिस राजरा हिल्स के बारे में बात कर रही है, जिस शहर के बारे में बात कर रही जा रही है, मैं उस शहर को बिलोंग करती हूँ, मैं उस शहर में पली बड़ी हूँ। दली राजरा नाम का शहर है, राजरा हिल्स यहाँ पे बोला जा रहा है। पहाड़, छोटी सी पहाड़ी वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आयरन और मिलता है। तो यहाँ जमशेदजी टाटा ने तो यहाँ पे आयरन और स्टील की इंडस्ट्री नहीं डाली, लेकिन भिलाई स्टील प्लांट नाम से वहां पे स्टील का मैन्युफैक्चर होता है। तो राजरा का माइंस है वहां पे, ठीक है, जहाँ पे आयरन और जो है निकाला जाता है और भिलाई में भेजा जाता है, जहाँ पे उसको प्रोसेस करके स्टील बनाया जाता है, ठीक है। तो that's why this paragraph is very important for me. तो but there was a problem. अब उनको एक प्रॉब्लम दिखी। The region was dry and water necessary for running the factory was not found nearby. लेकिन जमशेदजी टाटा ने देखा कि यहाँ पे भाई मतलब टाटा जो तो बाजी टाटा वहां पे गए थे, उन्होंने क्या देखा कि एक प्रॉब्लम है भाई, आयरन और तो मिल गया, लेकिन ये जो रीजन है कि यहाँ पे सूखा है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। और कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए सबसे पहला चीज जो चाहिए होता है वो है पानी, ठीक है, जिस फैक्ट्री सेटअप के लिए वो वहां पे नहीं था। तो टाटा हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर अ टाइम फॉर मोर सुटेबल प्लेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। तो टाटा जो है उन्होंने अपनी जो सर्च है, जो तलाश है, उसको जारी रखा और एक सुटेबल प्लेस उन्होंने फाइंड किया फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। However, the Agaria helped in discovery of source of iron ore that would later supply the भिलाई स्टील प्लांट। लेकिन जो अघरिया है, जैसे कि मैंने बताया, वो जो है उन्होंने सोर्स ऑफ आयरन किसको प्रोवाइड किया, भिलाई स्टील प्लांट को, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट को, जहाँ पे मेरे फादर भी वर्क किया करते थे। जो भिलाई स्टील प्लांट का माइंस है राजरा माइंस, ठीक है, इनका माइंस है राजरा माइंस, जहाँ मेरे फादर काम किया करते थे। मैं वहीं पली बड़ी हूँ, वहीं मेरी स्कूलिंग भी हुई है। तो few years later, a large area of forest was cleared on the banks of Subernakha to set up the factory and an industrial township जमशेदपुर। तो कुछ सालों बाद जो है सुबर्णखा रिवर के बाजू में एक फैक्ट्री सेटअप की गई, इंडस्ट्रियल टाउन सेटअप किया गया, जिसे नाम दिया गया जमशेदपुर। आज भी जमशेदपुर फेमस है, ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। तो हियर There was water near iron deposit, the Tata Iron and Steel Company TISCO, ठीक है। तो टिस्को वहां पे सेटअप किया गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी which came up producing steel in 1912। तो स्टील वहां पे प्रोड्यूस होने लगा 1912 से। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री ऑन द रिवर बैंक, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सुबर्णरेखा 1940 की ये तस्वीर है। टिस्को वॉज सेटअप एन ओपन टाइम। तो टिस्को जब सेटअप हुआ तब वो क्या था, एक फेवरेबल टाइम था जब इसको सेटअप किया गया, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी वाला टाइम था। ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी इंडिया वाज इंपोर्टिंग स्टील दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। अब 19th सेंचुरी के लेट 19th सेंचुरी तक तो जो है इंडिया में जो स्टील है वो कहाँ से आता था, ब्रिटेन से आता था। एक्सपेंशन ऑफ रेलवे इन इंडिया,
had provided a huge market for rails that Britain produced। तो जो रेलवे एक्सपैंड हो रही थी उस समय, तो उससे क्या है, एक ह्यूज मार्केट था, ठीक है, जो ब्रिटेन जो रेल्स वगैरह बनाने के लिए ब्रिटेन से जो है स्टील लाया जाता था। फॉर अ लॉन्ग वाइल ब्रिटिश एक्सपर्ट्स इन इंडियन रेलवेज वे आर अनविलिंग टू बिलीव दैट गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बहुत समय तक जो ब्रिटिशर्स एक्सपर्ट थे इंडियन रेलवेज के, वो मतलब वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो इंडिया है, ठीक है, वो इंडिया जो है वो गुड क्वालिटी स्टील प्रोड्यूस कर सकती है। By the time Tisco was set up, the situation was changing. In 1914, the First World War broke out. Steel produced in Britain now had to meet the demands of war in Europe. अब क्या हुआ, जैसे ही टिस्को का सेटअप हुआ, सिचुएशन क्या है, चेंज हो गई। 1912 में टिस्को सेटअप हुआ, 1940 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ। तो स्टील जो प्रोड्यूस हो रहा था ब्रिटेन में, अब उसको क्या है, वॉर जो हो रहा था यूरोप में, वहां भेजा जाना पड़ा, जाने लगा। तो सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इन इंडिया डिक्लाइन ड्रामेटिकली एंड द इंडियन रेलवेज टर्न टू टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। तो इससे क्या हुआ, जो इंपोर्ट्स होते थे ब्रिटिश स्टील के इंडिया में, वो क्या है, अचानक से ड्रामेटिकली, मतलब अचानक से वो डिक्लाइन हो गए, खत्म हो गए। तो इससे क्या है, जो इंडियन रेलवेज है वो टिस्को की तरफ आई सप्लाई ऑफ रेल्स के लिए। एज अ वॉर ड्रैग्ड फॉर सेवरल ईयर, टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरियज व्हील्स फॉर द वॉर। अब जैसे जो वॉर था वो काफी सालों तक चला, तो टिस्को को जो है शेल्स और कैरियज व्हील्स भी प्रोवाइड किया करती थी वॉर्स के समय में। So by 1990, the colonial government was buying 90% of the steel manufactured by Tisco. Over time, Tisco became the biggest steel industry within the British Empire. तो 1990 तक जो है, जो colonial government है, वो 90% जो स्टील मैन्युफैक्चर होता था टिस्को में, वो colonial government बाई किया करती थी। और समय के साथ टिस्को जो है सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री बन गया ब्रिटिश एम्पायर में। तो यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ द एंड ऑफ वॉर, ठीक है। तो टू मीट द डिमांड्स ऑफ द वॉर, टिस्को हैड टू एक्सपैंड इट्स कैपेसिटी एंड एक्सटेंड साइज ऑफ इट्स फैक्ट्री। द प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन कंटिन्यूड आफ्टर द वॉर। हियर यू कैन सी द न्यू पावर हाउस एंड बॉयलर हाउसेस बीइंग बिल्ट अप इन जमशेदपुर 1990। तो जैसे जैसे जो डिमांड्स, वॉर हुई, लड़ाई हुई, उसमें जो है डिमांड बढ़ती गई, तो कंपनी को क्या है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी, अपनी फैक्ट्री का जो साइज बढ़ाना पड़ा। तो एक प्रोग्राम ऑफ एक्सपांशन हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद भी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बॉयलर होते हैं स्टील प्लांट में, और जो पावर हाउसेस होते हैं, उसको एक्सपांशन किया जा रहा है। ठीक, अक्टूबर 1919 के तस्वीर है, ठीक है। तो in the case of iron and steel, as in the case of cotton textiles, Indian expansion occurred only when the British imports in India declined and the market for Indian इंडस्ट्रियल गुड इंक्रीज। तो यहाँ पे हमने दोनों जो दोनों इंडस्ट्रीज है, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और ये जो आयरन और स्टील की जो इंडस्ट्रीज है, हमने ये देखा कि वो तभी फ्लरिश हुए जब इंपोर्ट्स है, जो ब्रिटेन से जो इंपोर्ट किया जा रहा था सामान, वो जब डिक्लाइन हुआ, तब इंडियन जो गुड्स है उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और आफ्टर। तो ये कब हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उस समय में और उसके बाद में। एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्री क्लासेस बिकेम स्ट्रॉन्गर, द डिमांड फॉर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकेम लाउडर। तो जैसे जैसे जो इंडस्ट्री नेशनल जो मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट है आजादी के लिए, वो मतलब स्ट्रांग होते गया। तो इंडस्ट्रियल क्लास है वो भी स्ट्रांग होते गए, और जो डिमांड है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, जो डिमांड है वो गवर्नमेंट से करते आ रहे थे कि वो इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करे, हमारी इंडस्ट्रीज को फ्लरिश होने का मौका दे, वो ज्यादा बिकम लाउडर, मतलब वो ज्यादा प्रभावी होते रहा। तो स्ट्रगल टू रिटेन इट्स कंट्रोल ओवर इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मेनी ऑफ दिस डिमांड्स इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ द कॉलोनियल रूल। तो जो लास्ट डेकेड है कॉलोनियल रूल का 1919 के बाद का आप मान सकते हैं, तब जो डिमांड्स है इंडस्ट्रीज करते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को धीरे धीरे मानना ही पड़ता था आखिरकार में। तो हमने यहाँ पे देखा पूरा जो हमने कहानी देखी कि कैसे जो है वीवर्स और जो स्मेल्टर्स हैं उनकी लाइफ को कॉलोनियल रूल ने इफेक्ट किया। इससे पहले भी हमने देख चुके हैं, इससे पहले के जो चैप्टर्स में हमने काफी सारी चीजें देखा था, कैसे जो है वो जो कॉलोनियल रूल है वो कंट्री साइड को इफेक्ट करता है, ट्राइबल्स को इफेक्ट करता है, और इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे वो वीवर्स और स्मेल्टर्स की लाइफ को इफेक्ट करता है। अब हमको लास्ट देखना है एल्सवियर। जैसे कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वैसे ही हमको जापान में देखना है। अर्ली ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जापान, द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान इन द लेट 19th सेंचुरी प्रेजेंट द कॉन्ट्रास्ट टू दैट ऑफ इंडिया। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है जापान में लेट 19th सेंचुरी में, वो क्या है, कॉन्ट्रास्ट थी इंडिया में जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हो रहा था, उससे जस्ट अपोजिट था वहां पे। द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया कीन टू एक्सपांड द मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड वाज अनविलिंग टू सपोर्ट इंडियन इंडस्ट्रीज। इन जापान द स्टेट एंड
encourage the growth of industry। तो यहाँ पे जो colonial state है इंडिया में, वो नहीं चाहती थी जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडिया में जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश हुए, ठीक है। तो वो ब्रिटिश जो है ब्रिटिश जो मार्केट है, ब्रिटिश गुड्स का जो मार्केट है वो उसको एक्सपांड करना चाहती थी, इसलिए वो इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन जापान में जो है वो वहां का जो स्टेट है वो इन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया करता था। तो मेजी regime which assumed power in Japan in 1868 believed that Japan needed to industrialize in order to resist Western domination, so it initiated a series of measures to help industrialization. Postal services, telegraph, railways, steam powered shipping were developed। तो जो मेजी रेजिम है उस समय जो है वो जो पावर में आई जापान में 1868 में, तो वो क्या मानती थी कि जापान को इंडस्ट्रियलाइज होना बहुत जरूरी है ताकि जो वेस्टर्न डोमिनेशन से वो बच सके। इसलिए उन्होंने एक सीरीज ऑफ मेजर डेवलप किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जैसे कि पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ, रेलवे, स्टीम पावर शिपिंग को डेवलप किया। द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्ट वाज इम्पोर्टेड एंड अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ जापान। तो जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत रहती थी वो वेस्ट से इंपोर्ट की जाती थी और अडॉप्ट की जाती थी, उसे अडॉप्ट किया जाता था जो नीड्स है जापान का उसके लिए। फॉरेन एक्सपर्ट्स वे ब्रॉट टू ट्रेन जापानीज प्रोफेशनलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट वे आर प्रोवाइडेड विद a generous loan for investment by bank to set up the government. Large industries were first stated by the government and then sold off at cheap rates to business families। तो जो जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वेस्ट से उसको इंपोर्ट किया जाता था और अडेप्ट किया जाता है ना, नीड्स जो है अडेप्ट किया जाता था, जो भी नीड्स है जापान की उसके लिए। जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनको लेके आ जाता था जापान में ट्रेन करने के लिए, जो जापानीज प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको प्रोवाइड किया जाता था लोन्स के साथ में, बैंक से उनको लोन दिया जाता था। और लार्ज जो इंडस्ट्रीज हैं उनको स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट है वो स्टार्ट करती थी और उसको चीप रेट में बिजनेस फैमिली को बेच दिया करती थी। इन इंडिया कॉलोनियल डोमिनेशन क्रिएटेड बैरियर्स टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन जापान द फियर ऑफ फॉरेन कॉन्क्वेस्ट स्पोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट दिस ऑल्सो मेंट दैट द जापानीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग वाज लिंक्ड टू मिलिट्री नीड्स। तो जो इंडिया में जो कॉलोनियल डोमिनेशन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को उभरने नहीं देती थी, उसको फ्लरिश होने से रोकती थी। और जापान में जो है वो फॉरेन कॉन्क्वेस्ट को नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपना इंडस्ट्री को सेटअप करने की कोशिश करती थी। इससे क्या होता था, जो जापानीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो जो है अपनी मिलिट्री नीड्स को भी वो कर पाते थे, ठीक है, लिंक कर पाते थे। तो यहाँ पे हमने सारी चीजों को देख लिया है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं अगर कोई भी डाउट है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।